आज की हमारी पड़ताल का विषय है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक विस्तृत लेक्चर का हिस्सा हैं जो समझाते हैं कि भारत में इतने अलग अलग तरह के जंगल और पेड़ पौधे क्यों और कहाँ पाए जाते हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आई वो ये कि ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर टिका है। बारिश पर। हाँ, बारिश। मतलब किसी जगह पर कितनी बारिश होती है यही तय करता है कि वहाँ अमेज़न जैसे घने जंगल होंगे या फिर रेगिस्तान के कांटेदार पौधे। बिल्कुल तो चलिए बारिश और वनस्पति के इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। बिल्कुल। ये कनेक्शन जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। हमारे स्रोत भारत की वनस्पति को वर्षा की मात्रा के आधार पर कई श्रेणियों में बांटते हैं और ये वर्गीकरण हमें भारत के बदलते हुए परिदृश्यों को समझने में एक तरह से एक शानदार फ्रेमवर्क देता है। अच्छा। तो आज हम इसी वर्गीकरण की परतों को एक एक करके खोलेंगे। मतलब 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले घने जंगलों से शुरू करके 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वाले इलाकों तक का सफर तय करेंगे। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पानी की कोई कमी नहीं है। स्रोत में सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन का जिक्र है। नाम से ही लगता है कि ये हमेशा हरे भरे रहते होंगे। इनके लिए कितनी बारिश चाहिए होती है? इनके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, सालाना 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। और आपका अंदाजा सही है, सदाबहार का मतलब यह है कि यहाँ के पेड़ पौधे साल भर हरे भरे रहते हैं। तो मतलब इनकी पत्तियां गिरती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पत्तियां तो गिरती हैं, लेकिन अलग अलग पेड़ अलग अलग समय पर अपनी कुछ पत्तियां गिराते हैं। तो जंगल कभी भी पूरी तरह से खाली या सूखा नहीं दिखता, वो हमेशा हरा भरा ही नजर आता है। अच्छा, तो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, मेरा अंदाजा है कि ये उन जगहों पर होंगे जहां मानसून सबसे पहले और सबसे जोर से टकराता है। जैसे केरल का तट या फिर उत्तर पूर्व के पहाड़। क्या स्रोत यही कहता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत के मुताबिक ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। 3 क्षेत्रों में? जी। पहला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जहां दक्षिण पश्चिम मानसून सीधा टकराता है और अपनी सारी नमी वहीं छोड़ देता है। बिल्कुल। जिससे इन सदाबहार वनों के लिए एक आदर्श माहौल बनता है। जी। दूसरा, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य जैसे अरुणाचल, मेघालय। और तीसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन तीनों ही जगहों पर बहुत भारी वर्षा होती है। और यहाँ किस तरह के पेड़ मिलते हैं? स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं: बांस, सिंकोना, रोजवुड और आबनूस। हाँ, ये घने, बहुत ऊंचे और कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। और यहाँ बांस से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी है। अच्छा। जिसे हम आमतौर पर एक लंबा मजबूत पेड़ समझते हैं, वो असल में पेड़ है ही नहीं। पेड़ नहीं है तो फिर क्या है? वो एक प्रकार की घास है। तकनीकी रूप से ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है। क्या आप बात कर रहे हैं? तो बांस पेड़ नहीं, घास है? बिल्कुल। मतलब हमारे घरों में जो बांस का फर्नीचर होता है या जो सीढ़ियां बनती हैं, वो असल में दुनिया की सबसे विशाल घास से बनी है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में ये भी बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इन वनों का घर कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का सबसे घना, सबसे विविध और सबसे बड़ा क्षेत्र अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। इसीलिए उसे उसका घर कहते हैं। अच्छा। साथ ही इन वनों की प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। प्राथमिक उत्पादकता, यह सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जंगल सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने और नए पत्ते, लकड़ियां और जड़ें बनाने में सबसे तेज होते हैं। एक तरह से ये प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और सबसे कुशल फैक्ट्री हैं, जो बहुत तेजी से जीवन का निर्माण करती हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। जो जंगल सबसे घने, हरे भरे और प्रकृति की सबसे शक्तिशाली फैक्ट्री हैं, हम उनका व्यापार के लिए ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। स्रोत कहता है कि इनका वाणिज्यिक महत्व कम है। ऐसा क्यों? ये एक शानदार सवाल है और यही इन जंगलों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसकी वजह है इन जंगलों की बनावट। बनावट? हाँ, यहाँ पेड़ों की सैकड़ों किस्में एक दूसरे से गुंथी होती हैं, एक खिचड़ी की तरह। किसी एक तरह की लकड़ी, मान लीजिए रोजवुड, कि कुछ पेड़ निकालने के लिए आपको बाकी 10 तरह के पेड़ों को काटना या हटाना पड़ेगा। ओहो, मतलब बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि वहां पहुंचना भी मुश्किल होता है। ये आर्थिक और पारिस्थितिक दोनों रूप से बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है।
इसीलिए इतने कीमती पेड़ होने के बावजूद इन जंगलों से पैसा कमाना या लकड़ी का व्यापार करना आसान नहीं है। समझ गया। तो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का मतलब है घने हरे भरे जंगल जिनका व्यापारिक इस्तेमाल मुश्किल है। लेकिन अगर बारिश थोड़ी कम हो जाए, मान लीजिए 200-250 सेंटीमीटर के बीच, तो क्या तस्वीर बदलती है? हाँ, तब हम अर्ध सदाबहार वनस्पति यानी सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन के क्षेत्र में आ जाते हैं। ये एक तरह से सदाबहार और आगे आने वाले पर्णपाती वनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है। एक बीच का रास्ता। बिल्कुल। यहाँ सदाबहार और पर्णपाती दोनों तरह के पेड़ों का मिश्रण मिलता है। ये मेघालय के पठार, सह्याद्री और अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। और यहाँ के पेड़ों में क्या खास है? स्रोत में साइडर, हॉलक और चंपा जैसे नाम है। हाँ, और इनमें से चंपा का पेड़ तो हम सब जानते हैं। ये वही पेड़ है जिसके फूलों की खुशबू बहुत तेज और मीठी होती है और जो अक्सर मंदिरों के आसपास या बगीचों में लगाया जाता है। ठीक है, तो अब उस वनस्पति पर आते हैं जिसे स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इसे इतना खास क्यों बताया गया है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली वनस्पति है। सबसे ज्यादा? हाँ, मतलब भारत का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं जंगलों से ढका है। ये उन क्षेत्रों में होती हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता है। क्या? कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। वाह, 125 सेंटीमीटर! ये तो ठीक 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच में आता है। तो ये कोई संयोग नहीं है कि ये जंगल भारत में सबसे ज्यादा हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत का मौसम, यहाँ की जलवायु असल में इन पर्णपाती वनों के लिए ही बनी है। हमारी असली पहचान सदाबहार वनों से नहीं, बल्कि इन पर्णपाती वनों से है। बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही तरीके से समझा है। यही वजह है कि ये जंगल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मतलब भारत के एक बहुत बड़ी भूभाग पर फैले हुए हैं। तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जंगल का मतलब यही पर्णपाती वन है? सही बात है। और इन जंगलों की लकड़ी का क्या? सदाबहार वनों के बारे में तो हमने सुना कि उनका व्यापारिक इस्तेमाल मुश्किल है। क्या यहाँ भी वही कहानी है? यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। अच्छा। सदाबहार वनों के विपरीत इन वनों का व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व है। स्रोत में साल, सागवान, शीशम, आम, महुआ और कटहल जैसे पेड़ों का जिक्र है। अरे वाह, ये तो सारे जाने पहचाने नाम हैं। बिल्कुल। सोचिए, हमारे घरों का ज्यादातर फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और रेलवे स्लीपर तक इन्हीं मजबूत और टिकाऊ लकड़ियों से बनते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इन्हें पर्णपाती या डिसिडियस क्रो कहते हैं। इसका मतलब है कि ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हाँ, पर्णपाती का शाब्दिक अर्थ ही है पत्ते गिराने वाला। ये इन जंगलों की सबसे बड़ी पहचान है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? पानी बचाने के लिए। ये पेड़ बसंत और गर्मी की शुरुआत में, यानी सूखे मौसम से ठीक पहले, अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। तब जंगल बिल्कुल वीरान और सूखा लगता है। लेकिन जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है, इन पर नई हरी हरी पत्तियां आ जाती हैं और जंगल फिर से जी उठता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। तो अब हम उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पानी एक लग्जरी है। 100 सेंटीमीटर से नीचे यहाँ के पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या-क्या जुगाड़ करने पड़ते होंगे? सही पकड़ा आपने। अब यहाँ से जुगाड़ या अनुकूलन का खेल शुरू होता है। जैसे ही बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, हम शुष्क पर्णपाती वनस्पति यानी ड्राई डिसिडियस वेजिटेशन के क्षेत्र में आ जाते हैं। और यहाँ कौन से पेड़ मिलते हैं? यहाँ आपको मिलेंगे तेंदू, जिसकी पत्तियों से बीड़ी बनती है, बेल और पलाश। पलाश को तो जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। जंगल की आग? ये नाम क्यों पड़ा? इसे ये नाम यूं ही नहीं मिला। गर्मियों में जब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और इस पर सिर्फ सिंदूरी लाल या नारंगी रंग के बड़े बड़े फूल खिलते हैं, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लगी हो। वाह, ये तो देखने लायक नजारा होता होगा। बिल्कुल। और अगर बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो तब तो पानी की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती होगी। हाँ, तब हमें मिलती है शुष्क कटीली वनस्पति यानी ड्राई थॉर्न वेजिटेशन। ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है,
इसमें कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं। कांटेदार? पानी बचाने के लिए? एकदम सही। ये कांटे असल में पत्तियों का ही बदला हुआ रूप है। पत्तियां जितनी बड़ी होती हैं उनसे उतना ही ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ता है। तो इन पौधों ने अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लिया ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। ये तो कमाल का अडैप्टेशन है। इसके क्या उदाहरण है? नीम, बबूल और खजूर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये पेड़ कम पानी में जीने के लिए पूरी तरह से खुद को ढाल लेते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। स्रोत में 2 और श्रेणियों का जिक्र है, सबाना वनस्पति और मरुस्थलीय वनस्पति। ये तो और भी ज्यादा सूखे इलाकों की बात हो रही है। बिल्कुल। जब बारिश 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है तो हमें सबाना वनस्पति मिलती है। इसमें मुख्य रूप से दूर दूर तक फैले घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में कुछ छोटे छोटे कांटेदार वृक्ष बिखरे हुए मिलते हैं। और सबसे आखिर में जहां बारिश लगभग ना के बराबर होती है, वहां हमें मिलती है मरुस्थलीय वनस्पति, डेजर्ट वेजिटेशन। ये 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान के थार रेगिस्तान के इलाके। अच्छा। यहाँ के पौधे अत्यधिक गर्मी और पानी की भयानक कमी को झेलने के लिए बने होते हैं। अकासिया और नागफनी यानी कैक्टस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नागफनी जैसे पौधे तो अपने मोटे गूदेदार तनों में पानी जमा करके रखते हैं ताकि लंबे सूखे के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी है। जैसी बारिश वैसी वनस्पति। 250 सेंटीमीटर से ज्यादा पर घने हरे भरे सदाबहार वन और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर कांटेदार मरुस्थलीय पौधे जो पानी के हर एक बूंद को बचाने के लिए माहिर हैं। ये प्रकृति के अनुकूलन का एक शानदार स्पेक्ट्रम है। और इन दोनों छोरों के बीच में है भारत का वो विशाल हिस्सा जहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये न सिर्फ भारत में सबसे आम है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। सही बात है। साल, सागवान और शीशम ये नाम हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हर वनस्पति का अपना एक चरित्र है जो सीधे सीधे वहां होने वाली बारिश से तय होता है। हाँ, सदाबहार वनों की घनी अव्यवस्थित समृद्धि, पर्णपाती वनों का मौसम के साथ बदलने का चक्र और कटीले वनों का जीने के लिए संघर्ष। आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा के पैटर्न से कितनी मजबूती से बंधी हुई है। हर जंगल, हर पेड़, हर झाड़ी अपने आप में वहां के मॉनसून की कहानी कह रही है। बिल्कुल। यह वर्गीकरण हमें सिर्फ भूगोल नहीं सिखाता बल्कि ये भी बताता है कि प्रकृति में हर चीज कितनी संतुलित और एक दूसरे पर निर्भर है। पानी का चक्र और जीवन का चक्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सही कहा। यहाँ पर सोचने के लिए एक विचार ये है, हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं। हाँ, ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है। तो अगर भारत में भी वर्षा के ये क्षेत्र यानी 100-200 सेंटीमीटर वाले या 70-100 सेंटीमीटर वाले जोन धीरे धीरे खिसकने या बदलने लगें तो आने वाले 50 या 100 सालों में भारत के वनस्पतिक नक्शे पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या आज के सागवान के पर्णपाती वनों की जगह बबूल के कटीले वन ले लेंगे? या पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जानकारी को भविष्य के संदर्भ में और भी जरूरी बना देता है।